हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो सॉल्यूशन चल रहा था उसकी बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम लोग राउल्स लॉ पढ़ चुके थे। राउल्स लॉ क्या कह रहा था, जब टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, जैसे मान लीजिए ये था हम लोग का पी ए, क्या था राउल्स लॉ के हिसाब से, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी क्या था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये राउल्स का लॉ था। अब यहां पर बात आ रही है आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, एक्चुअल में ये सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसके नाम के जस्ट पीछे आइडियल लग गया है। जैसे मैं बात करूं कि एक आइडियल स्टूडेंट का तो कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, मतलब क्लास में प्रॉपर आए, रेगुलर आए, और जितना होमवर्क दिया रहे वो करे, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन में रहे। तो यहाँ पर इतना एक स्टूडेंट की क्वालिटी हो गई आइडियल स्टूडेंट की। तो क्या 100% कोई आइडियल स्टूडेंट बन सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेम यहां पर कोई सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं बन सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ही। तो हाँ, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हो सकता है कि हाँ बनने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वह होता है जो किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर वो राउल्स के लॉ को फॉलो करे। मीन्स कहने का ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर हमेशा राउल्स के लॉ को फॉलो करे, क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज solutions who follows Raoult's law at any temperature and concentration। ठीक है, मतलब किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पर हमेशा राउल्स के लॉ को फॉलो करें। तो यही सवाल उठता है कि राउल्स का लॉ क्या था। यानी देखिए, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का पहला कंडीशन यही हो जाएगा कि हमेशा किसको फॉलो करें, राउल्स के लॉ को। मीन्स ये हो जाएगा कि जो पी ए नॉट था ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए के, और पी बी जो आया था ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पी बी नॉट इंटू एक्स बी के। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो इक्वल का साइन है वो चेंज हो जाके ऐसे हो जाए, पी ए ये ग्रेटर देन किसके हो जाए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए के। ठीक है, ये नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन में, ये हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, ये भी इक्वल रहेगा। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है ये आपका 0 होना चाहिए। मतलब जो आयतन में परिवर्तन है या वॉल्यूम में चेंज है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स देखिए,
मान लीजिए यहां पर आपका ए था, ये कैसा है, ये आपका सॉल्वेंट है, इसमें हम लोग क्या किए थे, बी को मिक्स किए थे, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। जब हम इसको दोनों को मिलाएं तो जो सॉल्यूशन बने, ठीक है, जो सॉल्यूशन बने, यहां पर सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए और बी के बीच में, तो जो सॉल्यूशन बने इसका जो आयतन में चेंज आएगा वो 0 होना चाहिए। मतलब समझो इसका कुछ आयतन होगा, मान लो कि 2, इसका मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका आयतन, इसका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो सॉल्यूशन का जो आना चाहिए और 2 और 3 को ऐड करके 5 हमेशा आना चाहिए, यानी 5 आना ही चाहिए, तभी तो चेंज 0 होगा। मतलब कि मिलाने से पहले कितना है, 2 और 3 5 है, और मिलाने के बाद कितना है, 5 है, तो यानी 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। यानी जो वैल्यू में चेंज है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, जो डेल्टा एच का मान है मिक्सिंग का, ये क्या होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ध्यान रहे, इसका मतलब कहने का क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का मतलब क्या है, देखो यहां पर कौन है, बी के मॉलिक्यूल है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें केवल कौन है, प्योर बी वाला है ना, इसमें कौन है, प्योर ए वाला है, तो यहां पर केवल बी के प्योर मॉलिक्यूल है और यहां पर ए के मॉलिक्यूल हैं। जो बी के मॉलिक्यूल हैं यहां पर हीट, इनका कुछ ना कुछ हीट होगा ना, ए का भी कुछ ना कुछ हीट होगा, मतलब कहने का इनके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ एनर्जी छुपी होगी। तो यदि मैं मिलाता हूं इन दोनों को तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन में ए और बी दोनों मिल करके कुछ हीट को रिलीज कर दें या कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लें। मतलब कहने का यह हीट को न तो एब्जॉर्ब करेंगे न तो रिलीज करेंगे। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मान लो इसका दो हीट का मान कितना हो, 2 किलो कैलोरी हो, इसका भी 3 हो, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 3 5, तो इसका भी 5 आना चाहिए। मतलब कहने का सराउंडिंग से ऐसा नहीं होगा कि कुछ ले लिया तो 5 से 6 हो जाए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 3 है तो कुछ रिलीज कर दिया तो वहां पर क्या जाएगा 5 से 4 हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स नो हीट रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब। ठीक है, यहां तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में जो डेल्टा एस का मान है, डेल्टा एस, इसका नाम क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब ये डिपेंड करेगा सीधे सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब ये बताओ, मान लो सॉल्यूट ए के इधर थे पार्टिकल, बी के इधर थे, दोनों को मिला दिया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। जैसे ही रैंडमनेस बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा। मतलब कहने का चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, हमेशा डेल्टा एस का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वजह क्या है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जा रहा है। जैसे मान लो क्लास 11th का क्लास अलग है, क्लास 12th का क्लास अलग है। अब दोनों अलग अलग हैं तो डिसिप्लिन में है, जैसे मैं दोनों को एक साथ बिठा दूंगा तो कोई उसमें मारपीट करने लगेगा, कोई शांति से नहीं पढ़ेगा। मतलब क्या, रैंडमनेस बढ़ गई।
ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एस का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये आपका सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, इसके पीछे क्या था, इसमें हम लोग सॉल्यूट को डाल रहे थे। तो यहां पर क्या बनता था हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों होगा। अब ध्यान रहे, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे ए वाले, और हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पर ए है, ये बी है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे बी वाले, इनके बीच में कुछ न कुछ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा होगा नहीं। बी के मॉलिक्यूल, जैसे मान लो पानी है, वाटर है, तो वाटर मान लो एक H2 होगा, इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा H2, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा हो, ठीक है। यानी अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में यदि लगेगा तो वहां पर देखते हैं, मैं यहां पर A और A लिख रहा हूं। इसका मतलब समझो कि जो मॉलिक्यूल A हैं सॉल्वेंट वाले, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है आपस में इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स A और A, मतलब यहां पर B नहीं गया है, और B और B, इसका मतलब कहने का क्या है कि जो B और B यानी B जो मॉलिक्यूल है B के आपस में जो फोर्स लग रहा होगा, इनका जो वैल्यू होगा वो हमेशा बराबर किसके आना चाहिए, जो A और B। मतलब कहने का ये सॉल्यूशन का ना हो गया, दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। तो मिलाने के बाद जो इनके बीच में फोर्स आना चाहिए ये इनके बराबर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमको राउल्ट्स के लॉ को फॉलो कराना है। यदि मान लो गलती से भी A और B का मान जो फोर्स है इनके मॉलिक्यूल का, मतलब समझो A और B पहले क्या थे, A के बीच में फोर्स लग रहा था, इधर B के बीच में फोर्स लग रहा था, जैसे पास आए, यदि ये एक दूसरे से चिपक जाएं, यानी इनके मॉलिक्यूल यदि पास आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का मान घट जाएगा ना। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 2 मिला था, इसको 3 मिला था, तो 5 आना चाहिए था, लेकिन जब वॉल्यूम घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत कम आएगा, तो वहां पर वॉल्यूम निगेटिव आ जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, बराबर लाना है। या समझो ऐसा हो गया कि मैंने लाया A और A को, B और B को, A B को लाया, ये बॉन्ड एक दूसरे का तोड़ करके ये इनके मॉलिक्यूल दूर हो जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी सारा जो A और A के बीच में बॉन्ड बन रहा था, B और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, A और B के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा जी, इसका नाम है चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी का जो नाम है चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब यदि हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस हो, मतलब फॉरवर्ड मूव करे, तो वहां पर डेल्टा जी का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा मतलब स्पॉन्टेनियस है, ये जो A और B ये मिल जा रहे हैं, ठीक है, यानी सॉल्यूशन बनता जा रहा है। तो स्पॉन्टेनियस हमको चाहना है तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। ये स्पॉन्टेनियस के लिए, यदि हम चाहते नॉन स्पॉन्टेनियस हो यानी सॉल्यूशन ना तैयार हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसका ग्राफ बचता है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा नन्हा सा ग्राफ है, तो राउल्ट्स भैया को बुलाते हैं। राउल्ट्स भैया क्या बोले थे, तो राउल्ट्स के जो लॉ से ग्राफ आया था वो कुछ इस तरह का आया था। यहां पर A का जोन था, यहां पर B का जोन था, और यहां पर x से क्या था 1 था, A का जोन था तो x भी क्या हो जाता था 0। यहां पर भी क्या था, x भी 1 था, x से
जीरो था, ठीक है। और यहां पर ए का ये इधर हम लोग मोल फ्रैक्शन लिए थे, ये सेम यही ग्राफ किसके लिए बन जाएगा, राउट्स के लिए, यानी आइडियल सॉल्यूशन वाला भी क्या ग्राफ फॉलो करेगा, will be same type of राउट्स लॉ ग्राफ। मीन्स कहने का ये है कि जो ग्राफ बचा था किसका, राउट्स लॉ वाला, वही ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। यानी यहां पर हमारा क्या हो जाता था, ये किसके लिए था, ये वाला, यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो बी का यहां पर प्योर वाला है और यहां पर क्या हो जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मान लो ये हमारा हो गया पी बी, और पी बी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और यहां पर क्या हो जाता था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और दोनों को ऐड करके क्या जाता था हमारा, दोनों को ऐड करके पी एस आ जाता था। तो पी एस क्या था हमारा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए का नाम था पार्शियल वेपर प्रेशर ए का, और बी का नाम क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर बी का, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ वही बनेगा जो राउट्स के लॉ का ग्राफ बना था। यहां तक टॉपिक कवर हो गया। अब देख लेते हैं एक दो एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का। जैसे मान लीजिए CCl4 है प्लस SiCl4 है, बेंजीन है प्लस टालविन है, मतलब एक तरह से सेम टाइप के एटम रहेंगे। Cl लगे हैं यहाँ पर चार चार हैं, केवल थोड़ा बहुत कार्बन और सिलिकॉन के साइज में डिफरेंस है। यहाँ पर बेंजीन है, टालविन है, बेंजीन ये हो गया, रिंग लगा था टालविन इसके ऊपर। सेम टाइप के जो सॉल्यूशन दिखेंगे, हल्का फुल्का उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखेगा, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो इस चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।